21 प्रेडेटर ड्रोन्स यूएस से खरीदे हैं, वो करीब करीब $4 बिलियन के हैं। बिल्कुल 126 जो जी, बिल्कुल। रफाल राफेल आने की चाहिए बात थे, है, बिल्कुल। उसी टाइम अगर होता तो आज की तारीख में 126 नहीं तो करीब 70-80 तो रफाल, 80-90 रफाल होते। जी। और वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता जिससे कि जो हमारा एक इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट है और कैपेबिलिटी है, उसको भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलता। बिल्कुल बिल्कुल इस टाइमलाइन में हमारी 11 स्क्वाड्रन चली जाएंगी, जी तो 10 स्क्वाड्रन आएंगी और 11 चली जाएंगी। जी दासू जो रफाल बनाते हैं, जी 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 साफरान जो उसका इंजन बनाते हैं, और थैलिस जो उसके एवियोनिक्स और रेडार सिस्टम्स बनाते हैं, ये सब की प्रेजेंस अब इंडिया में हो गई है। जी लेकिन भारतीय वायुसेना ने क्या किया, भारतीय वायुसेना ने उन जहाज़ों को भी फ्लाई करना कंटिन्यूसली मेंटेन करके किया। और इसका हमें खामियाजा बदला कि बहुत सारे हमारे पायलट भी मारे गए। नमस्कार, मैं एजाज शेखर आजाद और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स। हमारे खास शो बॉर्डर डिफेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत की वायुसेना दुनिया की सबसे दमदार एयरफोर्स में से एक है। भारतीय वायुसेना ने कई अहम ऑपरेशंस को अंजाम दिया है और मई महीने में हम अपनी एयरफोर्स का पराक्रम देख चुके हैं, जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह कर दिया था। लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि भारतीय वायुसेना कम होते लड़ाकू विमानों की संख्या से जूझ भी रही है, और कम होते विमानों के बेड़े को पूरा करने के लिए हम कई प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। और उन्हीं में से एक प्रोग्राम है MRF है, जिसके तहत हम राफेल फाइटर जेट खरीदने का एक प्लान तैयार कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने एक प्रस्ताव भेजा है रक्षा मंत्रालय को, जिसके तहत 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने का प्रस्ताव जो है भेजा गया है। लेकिन सवाल उठते हैं कि क्या 114 राफेल खरीदने के बाद हम चीन और पाकिस्तान के खिलाफ 2 फ्रंट वार के लिए तैयार हो जाएंगे, या फिर हमें अभी भी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की ज़रूरत होगी। इन सब के अलावा क्या हम राफेल खरीदने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे तो खर्च नहीं कर रहे हैं? इन तमाम बातों को जानने के लिए हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड सीनियर अधिकारी एयर मार्शल रवि कपूर सर, जो एयर डिफेंस, कॉम्बैट स्ट्रेटजी और फोर्स मॉडर्नाइजेशन पर गहरी समझ रखते हैं। आज हम उनसे कुछ कठिन सवाल पूछने वाले हैं, भारतीय वायुसेना में उनके तजुर्बे के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका जवाब शायद हर भारतीय जानना चाहता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। सर, सबसे पहला मेरा सवाल होगा कि भारतीय वायुसेना ने 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने का प्रस्ताव भेजा है रक्षा मंत्रालय को। रक्षा मंत्रालय को अब डिसीजन लेना है कि क्या हमें राफेल के साथ जाना है या कोई और फाइटर जेट के साथ जाना है। फिलहाल जो लग रहा है कि हम राफेल ही खरीदेंगे। आप पिछले साल रिटायर्ड हुए हैं, आपके पास एक भारतीय वायुसेना में जितने भी फाइटर जेट रहे हैं उसको लेकर के आपके पास एक गहरा तजुर्बा रहा है। आप राफेल को कहाँ आंकते हैं? देखिए, जब हमने बालाकोट स्ट्राइक किया था जी तो हमारे उस टाइम जो एयर चीफ थे, उन्होंने कहा था कि आज अगर हमारे पास रफाल होता जी तो कुछ अलग ही नज़ारा होता। जी तो आज रफाल है हमारे पास। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि रफाल ने किस तरह से अच्छा काम किया। जी जो उसकी खासियत थी वो उसके लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं जी और उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी है। जी ये 2 चीज़ें हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं आज की लड़ाई में। जहाज़ की जो मनूवरेबिलिटी बोलते हैं, जो हम लोग पहले डॉग फाइट बोलते थे, जी 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 उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी कि उसमें कितना बढ़िया नेटवर्किंग है, जी उसमें कितने अच्छे सेंसर हैं, दैट मीन्स उसका रडार कितना अच्छा है, जी उसका रडार वार्निंग रिसीवर कितना अच्छा है, उसमें वेपन्स कितने अच्छे हैं। और वो एक जो भी अगला वॉर है, और हमने ऑप सिंदूर में भी देखा कि एक नेटवर्क्ड एनवायरनमेंट में हर कंपोनेंट को काम करना पड़ेगा। तो उसमें उसके लिए रफाल एक बहुत ही अच्छी एक कैपेबिलिटी देता है, और इसीलिए हम लोगों ने रफाल खरीदा। और अगर आप हिस्ट्री में देखें तो भारत ने बहुत ही कड़ी कंपटीशन के बाद रफाल को चूज किया था। तो उसका मतलब है उस समय भी वो एक बहुत ही पोटेंट और अच्छा जहाज था, और इसीलिए हमने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट किया। अभी भी अगर MRFA को देखें, 8 जहाज हैं उसमें। अगर हम पूरे कंपटीशन को करेंगे और फिर
सिलेक्ट करेंगे तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो रफाल एक प्रूवन जहाज़ है, उसने कई मिशंस में पार्टिसिपेट किया है और वो उसने अपने आप को ऑप सिंदूर में भी प्रूव कर दिया। जी, ऑपरेशन सिंदूर का सर आपने जिक्र किया है। ऑपरेशन सिंदूर में जब हम 6 और 7 मई रात को हमने अटैक किया था पाकिस्तान और पीओके में, दर्जनों मतलब करीब 9 आतंकवादी संगठनों के जो हेडक्वार्टर्स थे उसको हमने राफेल से उड़ाया था। उस परफॉर्मेंस को आप किस तरह से देखते हैं कि राफेल ने किस तरह से, मतलब एक थ्योरी ये आई थी कि राफेल का जो एंटी डिक्वाई सिस्टम है, जिस धोखा देने की क्षमता, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक एयरक्राफ्ट को अपने आप को एनिमी से बचाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती है। दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं, वो है उसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और दूसरा उसका डिकॉय सिस्टम। जी। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम उसको ये बताता है कि उसके ऊपर किसी ने कोई उसको ट्रैक कर रहा है और उसके ऊपर कोई मिसाइल फायर की गई है, और जब मिसाइल का रेडार खुलता है तब उसे पता चल जाता है कि ये कौन सी तरह की मिसाइल है। उसी तरह से जो डिकॉय सिस्टम है, वो डिकॉय सिस्टम उस जहाज़ के पीछे ट्रेल करता है और वो मिसाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे कि जब मिसाइल स्ट्राइक करेगी तो एयरक्राफ्ट की जगह डिकॉय को स्टार्ट करेगी। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आजकल की हवाई लड़ाई के लिए। क्योंकि अगर आप देखा जाए तो पहले क्या होता था कि पहले मिसाइलों की जो टर्मिनल वेलोसिटी हम बोलते थे, फाइनल वेलोसिटी, वो इतनी तेज़ नहीं होती थी। अब जैसे मिटियोर है और PL-15 जो पाकिस्तान ने यूज़ की थी हमारे अगेंस्ट, उन दोनों मिसाइलों में ये खासियत है कि वो एंड तक उसमें एनर्जी बहुत होती है, बहुत क्षमता रहती है, तो जहाज़ उसको हरा नहीं सकता है मनूवरिंग करके। तो इसलिए ये जो डिकॉय सिस्टम है, ये डिकॉय सिस्टम उसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ज़्यादा बड़ा रडार सिग्नेचर देके, जिससे कि जहाज़ बच जाए और वो डिकॉय सिस्टम नष्ट होगा। जी, राफेल ये बहुत शानदार ताकत है। यस। अब हम सर अब एक चीज़ पे आते हैं कि 114 राफेल का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है, रक्षा मंत्रालय को भेजा गया है। भारतीय वायुसेना के पास स्क्वाड्रन लगातार कम हो रहे थे, इसके बारे में हमें लगातार जानकारी रही है। हमने कई फाइटर जेट्स पे विचार भी किया और फिर लास्ट में हमने तय किया कि हमें राफेल के साथ ही जाना है। आप इस प्रस्ताव को कैसे देखते हैं भारतीय वायुसेना के नज़रिए से? देखिए, पहले है ना एक थोड़ा सा आकलन करते हैं इस बारे में, तब उससे पिक्चर थोड़ी सी क्लियर होगी। भारतीय वायुसेना के पास आज बहुत तरह के जहाज़ हैं। अगर आप देखें, बाइसन MiG-21, फिर MiG-29 है, फिर मिराज 2000 है, जैगुआर है, रफाल है, Su-30 है। इन सब को अगर देखा जाए, इन सब में सिर्फ Su-30 एक ऐसा जहाज़ है जो Su-30 और रफाल जो लंबे समय तक हमारी भारतीय वायुसेना में रहेंगे। करीब देखा जाए तो 2040-2050 तक की टाइमलाइन में, और हर एक फाइटर एयरक्राफ्ट की लाइफ करीब 35 से 50 साल होती है। और आजकल क्योंकि हम लोगों ने एक ओपन आर्किटेक्चर सिस्टम से जहाज़ बनने लगे हैं, उसमें उसको अपग्रेड करना बहुत आसान हो गया है, इसलिए उसकी लाइफ भी अब बढ़ गई है। अगर आप देखें तो दुनिया में 2 हेलीकॉप्टर ऐसे हैं, चिनूक और अपाचे, जो करीब 100 साल चलेंगे। तो इस वजह से अब अगर हम देखें भारतीय वायुसेना का, बाइसन इस साल इसी महीने फेज आउट हो जाएगा। उसके बाद MiG-29 की 3 स्क्वाड्रन फेज आउट होंगी, फिर 2 स्क्वाड्रन मिराज 2000 की फेज आउट होंगी और फिर 5 स्क्वाड्रन जैगुआर की फेज आउट होंगी। तो अगर ये देखें तो करीब 11 स्क्वाड्रन फेज आउट होंगे। बिल्कुल। हमारे पास आ क्या रहा है? हमारे पास आ रहा है LCA Mark 1A और LCA Mark 2। LCA Mark 1A अभी जो मैंने रिसेंटली पढ़ा कि हमारे पास 3 इंजन आए हैं। बिल्कुल। और लेकिन वो जहाज़ अभी भी 3 इंजन आने के बाद भी एयरफोर्स को हैंडओवर नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें अभी भी अस्त्रा Mark 1 की ट्रायल अभी भी चल रही है, सर्टिफिकेशन चल रहा है। उसी तरह से अगर हम देखें कि करीब 15 से 18 जहाज़ भी अगर HAL ने हमको दिए तो करीब 180 जहाज़ होने वाले हैं। 83 जहाज़ का ऑर्डर ऑलरेडी है, 97 जहाज़ों का ऑर्डर होने वाला है। तो 180 जहाज़ हमको 10 साल लगेंगे। बिल्कुल। 2025 से 2035 इस टाइमलाइन में हमारी 11 स्क्वाड्रन चली जाएंगी। तो 10 स्क्वाड्रन आएंगी और 11 चली जाएंगी। उसका मतलब है 29 से हम 28 पे ही रह जाएंगे। बिल्कुल। तो और LCA Mark 2
को कहना कि भाई वो 2029 में आ जाएगा, अभी G414 का जी कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके 3 साल के बाद, 2 या 3 साल के बाद वो इंजन आना शुरू होंगे। तो LCA आज बिना इंजन के कैसे उड़ेगा? बिल्कुल। तो ये जो टाइमलाइन हम लोगों को दी गई है कि भाई 2030 तक LCA आ जाएगा, मुझे नहीं लगता 2032 तक, मेरे को लगता है 2032 के आसपास आएगा। बिल्कुल। तो भारत को अगर दोनों फ्रंट देखने हैं तो जो प्रेजेंट प्लान है उसमें सिर्फ अगर हम बाहर से कोई भी जहाज ना खरीदें जी तो हमारे पास स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बढ़ेगी नहीं। हमें कम से कम अगर 42 स्क्वाड्रन चाहिए, कम से कम हमें 2035 तक 38 से 40 स्क्वाड्रन तो होनी चाहिए। बिल्कुल। तो 38 स्क्वाड्रन करने के लिए हमें ये 36 से 38 स्क्वाड्रन करने के लिए हमें एक कोई और विकल्प चाहिए। जी वो विकल्प क्या है? वो विकल्प है रफाल। जी और रफाल ही क्यों, हम किसी और भी जहाज में जा सकते थे। देखिए, किसी भी वायुसेना के लिए बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सप्लाई चेन बिल्कुल। वगैरह की बहुत मुश्किलें हैं। तो उन सब को अगर हमें ध्यान में रखते हुए हमारी इन्वेंट्री कम होनी चाहिए। तो जी अगर रफाल आता है तो हमारे पास 36 रफाल वायुसेना में है, जी 26 नेवी में आने वाले जी। हैं, और ये 114 आए तो हमारे पास हो जाएंगे 150 और 26 नेवी के। जी 176 जहाज रफाल। बिल्कुल। उसके अलावा होंगे हमारे पास Mark 1A, जी Mark 2 और अमका और Su-30। Su-30 को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो अगर Su-30 को हम अपग्रेड करेंगे तो आप देखेंगे कि हर साल Su-30 की एक स्क्वाड्रन तो ग्राउंड हो जाएगी ना। बिल्कुल। तो उससे भी और भी इफेक्ट होगी। तो इसलिए हमारे पास कोई और विकल्प है नहीं। एक तो हमारी इन्वेंट्री अच्छी होनी चाहिए, जी दूसरी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो फ्यूचर वॉरफेयर है उसके लिए कौन सा जहाज सबसे अच्छा हो। और जो हमने अभी रशिया यूक्रेन वॉर में देखा, जी और जो हमने USA के साथ अब देख रहे हैं कि जो डिपेंडेंसी ये लोग क्रिएट कर रहे जी। हैं, और उसके बाद अभी आप देखेंगे S-400 की दो स्क्वाड्रन अभी भी आनी बाकी है। बिल्कुल 4 साल हो गए हैं। बिल्कुल। तो ऐसे डिलेज अगर होंगे तो उसमें मुश्किल होता है। एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, दासू जो रफाल बनाते हैं, जी 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 साफरान जो उसका इंजन बनाते हैं, और थैलिस जो उसके एवियोनिक्स और रेडार सिस्टम्स बनाते हैं, ये सब की प्रेजेंस अब इंडिया में हो गई है। जी तो इन्होंने जॉइंट वेंचर्स क्रिएट करे जी तो अगर, और साथ में साफरान का इंजन, साफरान के साथ हमारी डील हो रही है कि जो नेक्स्ट जनरेशन इंजन डेवलप करना है भारत को, वो साफरान के साथ हो रहा है। तो अगर आप इन सब चीज़ों में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक एयरक्राफ्ट खरीदने में उतना पैसा नहीं लगता है जितना उसको मेंटेन करना है, 40 साल मेंटेन करने में लगता है। तो वो 40 साल की वैल्यू अगर हम ठीक से जांचेंगे और आंकेंगे तो एक बहुत सीधी सी चीज़ जो आपके सामने आएगी वो ये है कि जब आपके पास कॉमन आइटम्स हैं, जी जब आपके पास अगर 2 तरह के इंजन हैं, उसमें 80% कॉमनैलिटी है, तो सप्लाई चेन बहुत आसान है। बढ़िया रहेगा। मैं से इसके दाम पे भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले आपने जो कहा है कि 10 साल का हमारे पास एक टाइमलाइन गैप है जिससे हमें पूरा करना है अभी फ़िलहाल में। डिफेंस में जो भी प्रोक्योरमेंट होते हैं या जो फैसले लिए जाते हैं 10 साल, 12 साल या 15 साल भविष्य को देखते हुए लिए जाते हैं। मेरा ये कहना है सर, आप एयर मार्शल थे भारतीय वायुसेना में, तो क्या हम 10 साल, 12 साल या 15 साल पहले इस स्थिति को हम जान रहे थे कि हमारे पास 10 साल यानी 2010 या 12 या 15 की टाइमलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, क्या हमें उस वक्त तो अंदाज़ा तो हो गया होगा कि 2025, 26 या 30 के लगभग में हमारे पास जो स्क्वाड्रन है वो काफ़ी कम हो जाएंगे। तो उस वक्त में भारतीय वायुसेना ने क्या कोशिश नहीं की भारत सरकार से कहने की कि हमें फाइटर जेट खरीदने के लिए जल्दी से जल्दी काम करना चाहिए, हमारे सामने भी ये समस्या आने वाली है, या खरीदे या फिर मैन्युफैक्चरिंग, जो भी आप कह सकें? बिल्कुल कहा था। आई थिंक भारतीय वायुसेना करीब 20 या 25 साल से ये कह रही है। उससे पहले भी कहा। रफाल खरीदने से पहले जो MMRCA जो हम लोग बोलते थे, मल्टी रोल मीडियम वेट मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसको खरीदने से पहले भारतीय वायुसेना ने कहा था कि उस टाइम मिराज 2000 था जी, तो भारतीय वायुसेना ने कहा था कि और 5 स्क्वाड्रन 6 स्क्वाड्रन मिराज 2000 की खरीद लेते हैं, लेकिन वो नहीं हुआ। उसके बाद MMRCA हुआ,
MMRCA 2002 में शुरू हुआ और 2014 में हमने ये निर्णय लिया कि भाई MMRCA को बंद कर देंगे और 36 रफाल खरीदेंगे। मतलब तो आप ये सोचिए कि करीब 14 साल लगे हमको ये डिसाइड करने में कि हम MMRCA पूरी की पूरी MMRCA की जो इतनी हमने काम किया था वो उसको खत्म कर दिया। जी। उसके बाद अब आप सोचिए 2014-15 में जब एक ये डील हुई, उसके बाद MRFA का काम शुरू हुआ। उसको भी 10 साल हो गए हैं अब। ऐसा नहीं है कि MRFA बिल्कुल अभी शुरू हुआ है। बिल्कुल सर। MRFA को भी शुरू हुए करीब 8 से 10 साल हो गए। बिल्कुल। तो अब हमारा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स है और डिसीजन मेकिंग इतना स्लो है, उसकी वजह से अब उसका कोई भी रीज़न हो उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन फाइनली क्या होता है कि आपके जहाज़ जो आप यूज़ कर रहे हैं, जिसको आप उड़ा रहे हैं, उनकी लाइफ तो लिमिटेड ही है। बिल्कुल। वो जैसे जैसे लाइफ ख़त्म होगी उसको हम हटाते जाएंगे। लेकिन भारतीय वायुसेना ने क्या किया, भारतीय वायुसेना ने उन जहाज़ों को भी फ्लाई करना कंटिन्यूसली मेंटेन करके किया। और इसका हमें खामियाजा भुगतना कि बहुत सारे पायलट भी मारे गए। नहीं, उसका वो नहीं है। ये नहीं कह सकते कि हमने जहाज़, कोई भी जहाज़ को हमने उसकी जो वैलिड लाइफ होती है या टेक्निकल लाइफ होती है या सुपरविजन होता है या चेक्स होते हैं, उसको करके ही जहाज़ को क्लियर किया जाता है। जहाज़ को ऐसे नहीं एक्सटेंशन दे दिया जाता है। उसमें बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, इंजीनियरिंग डिज़ाइंस चेक होते हैं और उसके बाद छोटे छोटे स्टेप्स में आपने सर ये कहा कि 2000 के दशक में 2001-2002 में MMRCA आपने जिक्र किया शुरू हुआ, 2012-13 में आकर के हमने फैसला किया कि लेट्स क्लोज दिस प्रोजेक्ट। ओके, आप लोग जब भेजते होंगे प्रपोजल सरकार को कि हमें फाइटर जेट चाहिए, फिर आप देख रहे हैं कि जो फाइल पे फाइल आप भेज रहे हैं और सारे के सारे फाइल जमा होते जा रहे हैं, उन्हें कोई देखने वाला तक नहीं। अगर मैं बहुत थोड़ा सा कठोर शब्द इस्तेमाल करूँ तो आप लोगों को गुस्सा नहीं आता होगा? देखिए, इन सब चीज़ों में एक प्रोसेस है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्वॉल्व होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन्वॉल्व होती है, बजट्स हैं, आपके देश में आपकी लीडरशिप की क्या रिक्वायरमेंट है, पूरा डिप्लोमेसी क्या कर रही है और आपका जो जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटजिक एनवायरनमेंट कैसा है, तो उन सबको देखते हुए देश की लीडरशिप ये निर्णय लेती है। तो लेकिन भारतीय वायुसेना, जहाँ तक भारतीय वायुसेना है, भारतीय वायुसेना का काम है टू फाइट एंड विन एयर वॉर। जी, उसका सिर्फ एक काम है, उसको बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, वो तो इसलिए भारतीय वायुसेना ने हमेशा कहा है कि ये क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। तो ये क्रिटिकल रिक्वायरमेंट तो सालों से फ्लैग हो रहे हैं और ये हमको पहले ही पता था। जब LCA का काम शुरू हुआ था तभी हमने कहा था कि LCA शुड रिप्लेस MiG-21। जी, तो LCA को MiG-21 को रिप्लेस करना था। MiG-21 खत्म हो गया है लेकिन LCA भी नहीं है स्टार्ट। जी बिल्कुल। उसमें बहुत लोग बहुत तरह की बातें करते हैं कि भाई एयरफोर्स ने ये कहा, HL ने ये कहा, उसने वो कहा, लेकिन फाइनली देश को एक कैपेबिलिटी चाहिए। बिल्कुल। कोई हम एक दूसरे के ऊपर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते रहेंगे तो उससे देश का भला नहीं हो रहा है। ये सवाल मैंने सर इसलिए आपसे पूछा है कि कारगिल युद्ध हुआ, फिर उसके कुछ सालों के बाद 7 या 8 सालों के बाद मुंबई हमला हुआ, उसमें भी एक वारलाइक कंडीशन सिचुएशन बनना शुरू हो गया था। और पिछले 5 सालों में तो हम देख रहे हैं कि ये तीसरी बार था जब हम एक युद्ध में करीब करीब फंस चुके थे। एक बार चीन के साथ लगभग जंग के हालात बन गए थे और पाकिस्तान के साथ 2 बार तो हम एयर वारफेयर पर हम जा चुके थे। सो जब आप देखते हैं कि एज ए एयरफोर्स ऑफिसर आपको लग रहा होगा कि हमारे पास फाइटर जेट्स होने चाहिए। आपने सर स्टार्ट में कहा कि जब पिछली बार हमारे साथ पाकिस्तान के साथ संघर्ष हुआ था तो कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होता तो शायद युद्ध की परिस्थिति कुछ और हो सकती थी। तो मैंने इसीलिए पूछा कि क्या आप लोग तो जान रहे थे कि हमारे सामने ये समस्याएं हैं, आप पॉलिटिकल लीडरशिप को बता भी रहे होंगे ये समस्याएं हैं, बावजूद फाइल अटकती जा रही है? नहीं, ये हमेशा बताया गया है, लेकिन एयरफोर्स का काम क्या है? एयरफोर्स की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी हमारे पास सिस्टम्स हैं उससे हम किस तरह से सबसे बढ़िया लड़ सकते हैं। जी। तो एयरफोर्स अपनी तरफ से सब हमेशा बताता रहा कि भाई हमारी फाइटर स्ट्रेंथ कम हो रही है। सबको पता था कि फाइटर एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ कम हो रही है। फाइटर एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ ही कम नहीं हो रही है। आजकल की लड़ाई में सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट से नहीं होगा। आपको एनेबलर्स चाहिए, एवैक्स होने चाहिए, आपके पास स्पेस में सिस्टम्स होने चाहिए, आपके पास नेटवर्क्स होने चाहिए,
वो सभी चीज़ों की ज़रूरत जी। है। आप सिर्फ फाइटर जहाज़ अगर आप ले आए तो उससे आप लड़ाई नहीं जीत बिल्कुल, पाएंगे। नेटवर्किंग तो चाहिए, बिल्कुल। हर चीज़ को आपको एक नेटवर्क करना और उसमें बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि नेटवर्क्स आप किसी से खरीद नहीं सकते। बिल्कुल। नेटवर्क्स आपको खुद डेवलप करने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो इसमें हमारे देश की जो R&D एजेंसीज हैं, देश की जो इंडस्ट्री है, उसको आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा कि इसको कैसे इनेबल करें। जी। तो ये कहना कि भाई भारतीय वायुसेना ने नहीं कहा, भारतीय वायुसेना हमेशा कहती रही है कि हमें ये रिक्वायरमेंट है और इस तरह से हमारी कैपेबिलिटी कम हो रही है। लेकिन हम लोगों ने उसी तरह उतनी ही दृढ़ता के साथ काम किया कि कोई भी ऐसा सिचुएशन आए, भले ही वो बालाकोट हो या ईस्टर्न लद्दाख हो या अभी हो, हम लोगों ने जिस तेज़ी से किया और अगर चीन को हम लोग डिटर कर पाए, वो एयरफोर्स की जितनी तेज़ी से हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया था, उसका वो एक मुख्य कारण था। जी, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। आप MRFA का सर जिक्र किया, जब MMCA खत्म हो गया उसके बाद MRFA का प्रोग्राम लाया गया। उससे पहले आया था कि राफेल को लेकर के भी कहा जा रहा था कि हम शायद उस वक्त भी 100 से ज़्यादा राफेल खरीदने वाले थे। फिर उसके बाद सरकार ने डिसीजन लिया कि हम 100 राफेल या 150 125 राफेल नहीं खरीद करके हम 36 राफेल खरीदेंगे। वो फैसला अभी के हालात को देखते हुए आपको वो फैसला कैसा लग रहा है, राफेल की संख्या कम करने को लेकर के? उस टाइम ही अगर पूरी संख्या लेते तो शायद हमको उसी टाइम वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता। लेकिन जो उस टाइम का जो एनवायरनमेंट था कि दासू को एक पार्टनर नहीं मिल रहा था, उसके ऊपर डिसीजन नहीं हो रहा था, और दूसरा कॉस्ट के ऊपर आई थिंक काफ़ी अहम मुद्दा कॉस्ट भी था कि उसकी कीमत कितनी होगी और उस कीमत में और उस बजट के लिए भारत तैयार है या नहीं, उस टाइम की लीडरशिप ने सोचा होगा। तो किसी भी डेमोक्रेसी में आपका किसी भी सेना का काम होता है कि आप अपना इशू प्रोजेक्ट करें, आप अपनी नेशनल लीडरशिप को आप बताएं कि ये सिचुएशन है, और नेशनल लीडरशिप एक डिसीजन लेती है कि भाई इस समय हम इस तरह से काम करेंगे। तो उसी तरह काम किया गया था। उस टाइम ही अगर हमने इस बात को 126 जो रफाल आने चाहिए थे, उसी टाइम अगर होता तो आज की तारीख में 126 नहीं तो करीब 70-80 तो रफाल, 80-90 रफाल होते, और वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता जिससे कि जो हमारा एक इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट है और कैपेबिलिटी है, उसको भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वो मेरे हिसाब से तो वो हमने एक बहुत बड़ी भूल की, जिससे कि जिसका अब हम खामियाजा इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा था कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमने 15 साल हम अपने आप को पीछे कर लिया है, हमने तमाम चीज़ों को देखते हुए पीछे तो हैं। अगर आप देखें चीन के अगेंस्ट, चीन जिस तरह से और J35 पे चीन जिस तरह से जिस स्पीड पे जा रहा है, आज चीन के पास 300 से ज़्यादा J20 हैं। यस बिल्कुल। और उनके J35A ऑलरेडी इंडक्ट हो गए हैं। अगर आपने 3 सितंबर को चाइना का विक्ट्री डे परेड देखा होगा, तो उन्होंने J35 उसमें उनके फ्लाई पास्ट में, उनके एयर डिस्प्ले में शामिल थे। तो उनकी स्पीड तो हम लोग खैर नहीं जुटा सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से जो भी हो, भले वो DRDO हो या इंडस्ट्री हो, जो मौका उस टाइम हमें 2014 में मिल जाता, उससे आज हमारी इंडस्ट्री बहुत सशक्त हो जाती। बिल्कुल सर ने बात की है J20 जो चीन का 5th जनरेशन फाइटर जेट है, चीन को उसे बनाने की जो कैपेसिटी है 70 फाइटर जेट पर ईयर का उसका है, बहुत ज़्यादा है। जाहिर सी बात हम उस रेंज को भी तो खैर हमारे यहाँ भी एक डील होने वाली है, आगे जाकर उस पर पता होगा कि क्या होगा। लेकिन सर ये जो 114 फाइटर जेट राफेल को लेकर के है, जब एक अनुमानित कीमत जो इसकी लगाई गई है वो करीब 22 से 25 अरब डॉलर के बीच है। ये भी तो अपने आप में एक ह्यूज बहुत बड़ा डिफेंस समझौता, मेरे ख्याल से शायद भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा डिफेंस समझौता होने जा रहा है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं दाम को लेकर के? कई लोग बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी की कोई कीमत नहीं होती है। बिल्कुल। देखिए आज की जो भी कैपेबिलिटी है, टेक्नोलॉजी है, उसका दाम तो देना पड़ेगा जब तक हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। आज हम अपना इंजन नहीं बना पा रहे हैं, तो हम साफरान से बात कर रहे हैं कि $7 बिलियन दे के हम साफरान के साथ कोऑपरेट करके एक अपना इंजन डेवलप करेंगे जो अगले 10 साल में आएगा। बिल्कुल। तो ये जो कॉस्ट है 22 मिलियन, अगर हमने 21
21 प्रेडेटर ड्रोन्स यूएस से खरीदे जी। हैं, वो करीब करीब $4 बिलियन के हैं। बिल्कुल। तो और दूसरा, एयर पावर की वैल्यू क्या है इस देश के लिए? आपने जितने भी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स देखे आज की तारीख में, पिछले 2 साल 3 साल 4 साल में, जी। उसमें आपने ये देखा कि वायुसेना और एयर पावर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। अगर एयर पावर की वैल्यू बढ़ेगी और टेक्नोलॉजी की कॉस्ट है, तो जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं आती है तब तक हमको वो कॉस्ट चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो इसलिए भले ही अगर हमारे पास हो, अगर और देखा जाए तो जब हमने ये Su-30 की डील की थी 1990s में, तब $2 बिलियन या $3 बिलियन के आसपास था। जी। तो उसी को अगर आज आप ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उस इन्फ्लेशन और सब कैपेबिलिटीज लगा के उसकी भी वैल्यू आज उतनी हो जाएगी। जी। जबकि आज हम उसको मेरे पास सर upgrade कुछ कर रहे हैं। आंकड़े हैं, डेटा है। जैसे राफेल की प्रस्तावित डील जो है उसके हिसाब से जो अनुमानित होने वाली है करीब $193 मिलियन प्रति विमान, प्रति यूनिट राफेल का एक का। अमेरिका का F-35 स्टील फाइटर जेट है, उसका जो एक विमान का अनुमानित कीमत है करीब $110 मिलियन, यानी $90 मिलियन। 90 जी, 80 से मतलब 90। जी 80 से 90 जो भी है, यानी राफेल F-35 से 2 गुना से ज़्यादा अकॉर्डिंग टू यू और डेटा के मुताबिक। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो भी एयरक्राफ्ट होता है उसकी एक बेसिक कॉस्ट होती है। जी। तो वो जो मैन्युफैक्चरर ने डेवलप किया है बेसिक जहाज़, उसकी कॉस्ट होती है। उसके साथ जो बेसिक कॉस्ट होती है, जैसे अगर हम F-35 जी। लें तो F-35 की बेसिक कॉस्ट में उसके वेपन्स, जी। उसके अपग्रेड्स, उसका मेंटेनेंस, जी। उसका जो जो स्पेयर्स हैं, जी। वो सब कुछ इंक्लूडेड नहीं है। ट्रेनिंग, बिल्कुल। उसका जो मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, पायलट की ट्रेनिंग हो या ग्राउंड क्रू की ट्रेनिंग हो, तो ये सब चीज़ों का उसमें जुड़ाव नहीं होता है। बिल्कुल। तो और उसके बाद हम लोग जो चाहते हैं कि भाई इंडिया स्पेसिफिक कुछ एनहांसमेंट्स हों। बिल्कुल। जैसे हमको आज हम बोलते हैं कि भाई हमको आपका रडार नहीं चाहिए, बिल्कुल। हम अपना उत्तम या विरूपक्षा रडार लगाएंगे। जी। तो अगर हम अपना रडार लगा रहे हैं तो उसको इंटीग्रेट करने की कॉस्ट भी जुड़ जाएगी। जी। तो जितनी रडार की कॉस्ट कम होगी, लेकिन उसकी इंटीग्रेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिस्क कॉस्ट, जी। जो हम लोग कभी सोचते भी नहीं है। जी। जब आजकल के जहाज़ों को इंटीग्रेट करने में, बेसिकली सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, जी। 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 सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट करने में बहुत बहुत मुश्किलें आती हैं, उसीलिए टाइम लगता है। बिल्कुल। अगर आप देखें LCA Mark 1A 2 चीज़ों की वजह से डिले हुआ है। जी। एक तो इंजन लेट हुआ, दूसरा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन अगर आप देखें उसमें कितना टाइम लग रहा है, उस टाइम को आपको कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हर मैन आवर की कॉस्ट होती है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो उसी तरह अगर हम देखेंगे तो रफाल की कॉस्ट अगर $193 मिलियन अगर हम बोल रहे हैं, तो उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है वो देखना पड़ेगा कि हम उसकी, जैसे हमने फ्रांस के साथ जो अभी हमारे पास रफाल है, उसका हमने बोला हम एक परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक्स करेंगे जी। कि आपको हमेशा 75 से 80% सर्विसेबिलिटी देनी है। जी। तो अगर 10 जहाज हमारे पास हैं तो कम से कम 8 हमारे पास हमेशा होने चाहिए। जी। उसका सारे सिस्टम सर्विसेबल होने चाहिए। तो उसको करने के लिए फ्रांस को हमारे पास कंपोनेंट्स, स्पेयर्स, वो सब रखने पड़ेंगे, उनकी एक टीम यहाँ रहेगी, तो उसकी भी कॉस्ट ऐड हो जाती है। जी। उसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, लैब्स बनाने हैं। आजकल के जितने भी जहाज हैं उनमें एवियोनिक्स लैब है, रेडार लैब है, उसका बाकी चीज़ों का लैब है, तो वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी ऐड हो जाती है। जी। क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं सिर्फ जहाज के लिए नहीं। जी। क्योंकि अगर हम बनाएंगे तो वो उस तरह से ना बने और उसके लिए कंपैटिबिलिटी नहीं हो, उसलिए कॉस्ट बढ़ती है। कॉस्ट सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ रही है कि हम उसको सिर्फ बेसिक जहाज खरीद रहे हैं। एक चीज़ और है, अगर हम इस बार जो हमारा डील होने वाला है, पिछली बार जो 36 राफेल हमने खरीदा था उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर के कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। इस बार जो हम खरीद रहे हैं, क्या उसमें 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है या अभी भी मतलब 60% कहा जा रहा है? तो 60% में जो मैंने रिसर्च किया उसमें बहुत सारे क्रिटिकल कंपोनेंट जो है उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अभी भी नहीं है। यानी हम एक ह्यूज 22-23 अरब डॉलर का एक डील कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कई सारे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र अभी भी हमारे पास नहीं होगा। देखिए, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करने में देशों को बहुत पैसा लगता है। बिल्कुल। और कोई भी आपको वो टेक्नोलॉजी ऐसे देंगे नहीं। बिल्कुल।
हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो या तो हम अपना, आज हम क्यों बोल रहे हैं कि भाई हम अपना रडार रफाल में लगा सकते हैं, ये डिस्कशन हो रहा है। बिल्कुल, उत्तम जबकि रफाल दासू बोलता है कि हम अपना रडार लगा के देंगे, वो बेटर रडार होगा। जी तो आज हमारे पास रडार टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमारे पास सेंसर, बाकी सेंसर टेक्नोलॉजी नहीं है। बाकी हमारे पास कितनी सारी एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज हैं, वो जो नहीं है। आज हम स्पेक्ट्रा नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं तो हमें स्पेक्ट्रा खरीदना नहीं पड़ेगा। होगा, बिल्कुल। आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप जो उनकी आईपी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आप उसका पैसा देके आप उसको खरीद लें, या आप उसको उसके वो सोर्स कोड आपको देंगे नहीं। तो इसीलिए अभी भी हम 60% इंडिजिनस कंटेंट इसलिए है क्योंकि जो हमारी कैपेबिलिटी है, इंडस्ट्री की कैपेबिलिटी है, वो क्या करेंगे, वो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी हमको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो सेम चीज़ वो दूसरे देशों को भी दे रहे हैं जी। अब अगर दूसरे देशों को भी सेम चीज़ दे रहे हैं, तो वो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी अगर हमको ट्रांसफ़र करेंगे तो दूसरे देश को भी ये एक प्रॉब्लम हो सकती है जी। तो इसलिए कोई भी देश, अगर हम अपना जहाज किसी को देते हैं तो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देंगे जी। यही क्रिएट करता है डिपेंडेंस, और यही क्रिएट करता है फ्यूचर आपका रेवेन्यू। मतलब इसका मतलब ये हुआ सर कि हम एक बहुत बड़ा विशाल का समझौता करने के बावजूद भी हम शायद पूरी तरह से इंडिपेंडेंट राफेल के मामले में नहीं हो पाएंगे। ये तो निगोशिएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह से हम निगोशिएट करते हैं फ्रांस के साथ, किस तरह से फ्रांस समझता है कि हमें उनकी ज़रूरत है, और किस तरह से हम समझते हैं कि उन्हें हमारी ज़रूरत है जी। तो ये जो निगोशिएशंस होंगे, इसमें ये क्लियर बात आएगी जब सब साथ में बैठेंगे कि हम, अभी तो ये इनिशियल कॉस्ट 190 मिलियन डॉलर है, इनिशियल अनुमानित है। तो यही डिपेंड, ये सब चीज़ें डिसाइड करेंगी कि भाई अगर हम इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो फ्यूचर में उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे यूज़ करेंगे। अगर आप कुछ बिलियन डॉलर्स खर्च कर रहे हैं सिर्फ फैक्ट्रीज बनाने में, और आपके 114 जहाज बन गए, उसके बाद उस फैक्ट्रीज का क्या यूज है। तो ये फ्यूचर रोड मैप हमको बनाना पड़ेगा, और इन सब चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि भाई 114 खरीदते हैं या 100 खरीदते हैं या 56 खरीदते हैं या 57 खरीदते हैं जी। तो ये अभी तो ये बहुत ही इनिशियल डेज हैं। आपको लगता है कि मतलब भारतीय वायुसेना ने भी 114 का प्रपोजल भेजा है रक्षा मंत्रालय को, तो आपको लगता है कि शायद रक्षा मंत्रालय इसमें से कुछ कम भी करते संख्या? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस तरह से हमारी नेशनल लीडरशिप इसको देखती है जी। आई थिंक ऑपरेशन सिंदूर से ये क्लियर हो गया है कि एक अच्छे फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। ये भी क्लियर हो गया है कि LCA Mark 1A प्रेजेंट फॉर्म में उतना इफेक्टिव नहीं है हमारे। मैं आपने LCA का कई बार जिक्र किया है, मैं चाह रहा था बाद में पूछ, लेकिन अभी आपने जिक्र फिर से कर लिया तो मैं पूछ ही लेता हूँ आपसे। LCA Mark 1 आपने कहा कि उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, फिर भी हम लगभग 100 सुपर तो ऑर्डर कर चुके हैं, मतलब HL को हमने कह दिया है बनाने के लिए। HL के पास बनाने की 15-16 की पर ईयर की कैपेबिलिटी है, उसको बनाने में कम से कम 7-8 साल तो लग जाएंगे, जो भी हमने ऑर्डर दिया हुआ है। तो LCA का फ्यूचर आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि MK2 उसका तो अभी और ज़्यादा लॉन्ग, आपने खुद कहा कि 2032 के बाद हो सकता है कि 2 की तरफ हम जाएं, उसका किस तरह का फ्यूचर देख रहे हैं आप? फ्यूचर डिपेंड करेगा कि किस तरह से वो एयरक्राफ्ट डेवलप होता है, किस तरह से बाकी सिस्टम्स उसके साथ इंटीग्रेट होते हैं, और वो किस तरह से हमारे पूरे फिलॉसफी में इंटीग्रेट होते हैं। देखिए हमारी वायुसेना को लाइट एयरक्राफ्ट, मीडियम एयरक्राफ्ट और हेवियर प्लेटफॉर्म्स तीनों की जरूरत है, क्योंकि तीनों के रोल क्लियर हैं। जो लाइट प्लेटफॉर्म होगा, जब जैसे LCA है, उसको एयर डिफेंस रोल में हम देखते हैं ज़्यादातर, मल्टी रोल में नहीं देखते हैं। LCA Mark 2 को, जिसमें 6.5 टन वेपन कैरेज कैपेबिलिटी है, उसको हम मल्टी रोल देखते हैं, जबकि LCA Mark 1A भी मल्टी रोल हो सकता है। लेकिन आज की तारीख में अगर हम LCA Mark 1A देखें तो उसके पास जो वेपन्स हैं, वो वेपन्स अगर आप ऑप सिंदूर से ही कंपेयर करें तो वो एयरक्राफ्ट का क्यों, उसकी वैल्यू कम है उसमें, क्योंकि उतना स्टैंड ऑफ रेंज नहीं है, लॉन्ग रेंज प्रिसीजन। जैसे ब्रह्मोस है जी, स्कैल्प है, जो रफाल में स्कैल्प थी जिसमें ब्रह्मोस थी। हाँ, LCA में एक 50-60 किलोमीटर रेंज वाला ग्लाइड बॉम्ब वगैरह वो होगा। तो
इस पर्सपेक्टिव में जो नई वॉरफेयर की जो वैल्यू है उसमें देखा जाए तो आज की तारीख में एलसीए उतना फोरफ्रंट पे नहीं रहेगा, वो बीच में रहेगा। अगर सपोज करिए जिस तरह का ऑपरेशन, लेकिन जिस तरह से हम ब्रह्मोस बोलता है कि हम ब्रह्मोस एनजी लाइट वेट एलसीए के लिए डेवलप करेंगे और एलसीए मार्क 2 के लिए डेवलप करेंगे, तो वो कम से कम 4-5 साल लगेंगे जी। जब वो आ जाता है तो एलसीए की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगे कि एलसीए को कैसे आप ऑफेंसिवली यूज कर सकते हैं जी। उसके साथ ही हमने देखा कि हमारे जो प्रतिद्वंदी देश हैं, दोनों पाकिस्तान और चीन, दोनों के पास PL-15 एयर टू एयर मिसाइल। बिल्कुल बिल्कुल। इन मिसाइलों के साथ अगर आपको लड़ना है उनके साथ, तो आपके पास एक मिसाइल होनी चाहिए जो उससे भी लंबी दूरी तक जाए। बिल्कुल। आकाश 1 उसको नहीं फुलफिल करती है जी। आपको चाहिए आकाश 2। जब आकाश 2 आ जाएगी और जब ब्रह्मोस एनजी आ जाएगा या कोई और वेपन, रुद्रम जैसे रुद्रम सीरीज की जो वेपन्स है वो आ जाएंगे, तब एलसीए मार्क 1A सडनली और वैल्यूएबल हो जाएगा जी। लेकिन तब तक के लिए हमको इस बैलेंस को रखने के लिए हमको दूसरे जहाज़ों की जरूरत है। एलसीए मार्क 1 जो होगा सर, इसको हम सपोज कर जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर में एक युद्ध की स्थिति बनी थी, ऑलमोस्ट लगभग युद्ध शुरू हो चुका था, अगर मैं पूरी तरह फुल स्केल नहीं हुआ, तो इसको हम एलसीए को हम इस तरह की वारलाइक कंडीशन में कहाँ यूज कर सकते हैं? बहुत ऑप्शंस है, एयर डिफेंस में ऑप्शंस है। देखिए, जो अगर आप 1965 वॉर देखें, फिर 1971 वॉर देखें या कारगिल वॉर भी देखें, पाकिस्तान के पास इतने ज़्यादा जहाज़ नहीं है जो PL-15 फ्लाई कर सकते हैं जी। बहुत लिमिटेड है। उसके लिए आपके पास इनफ एसेट्स हैं, लेकिन जो बाकी है उसका कौन देखेगा, और जो बाकी स्पेस है उसमें कौन आ सकता है और उसको कौन भर सकता है जी। उसमें एलसीए मार्क 1A की काफ़ी भूमिका रहेगी। अच्छा। तो एलसीए मार्क 1A ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू नहीं है जी। लेकिन आज की तारीख में जो उसके पास वेपन्स हैं, जो उसके पास सिस्टम्स हैं, वो वेपन्स एंड सिस्टम्स के साथ वो थोड़ा सा लिमिटेड है रफाल के कंपैरिजन में और Su-30 के कंपैरिजन में जी। लेकिन अपने आप में अगर आप उसको JF-17 से कंपेयर करें तो वो बेहतर है उससे JF-17 जी। तो इन सब कॉम्बिनेशंस को, तो एक जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जो उसको एम्प्लॉयमेंट फिलॉसफी बनाते हैं, वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि इस जहाज को किस तरह और कहाँ यूज़ करना है। ओके। हर जहाज का रोल है। जी। तो सर फिर अगर हम राफेल अभी खरीद रहे हैं तो MK2 मुझे याद है कुछ समय पहले जो हमारे करंट एयर चीफ हैं AP सिंह सर, उनका एक स्टेटमेंट आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जो हमारा MK2 होगा वो ऑलमोस्ट राफेल के बराबर होगा, उन्होंने कहा था। तो अब जब हम 114 खरीद रहे हैं राफेल, तो MK2 आने में मेरे ख्याल 2032-33 जो आपने एक टाइमलाइन दिया है शायद वही होगा, फिर उसकी भूमिका क्या हो जाएगी? MK2 की तरफ अब जाना चाहिए या हमें अब पूरा जो पावर है वो AMCA की तरफ, जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसकी तरफ अब पूरी ताकत झोंकना चाहिए? देखिए, LCA मार्क 2 और M का जी दोनों अलग हैं। बिल्कुल। एक 4.5 जनरेशन है, एक 5th जनरेशन गोइंग टू 5.5 जनरेशन। जी बिल्कुल। तो दोनों को हम एक बकेट में या एक बास्केट में नहीं ला सकते। LCA मार्क 2 की वैल्यू है क्योंकि वो जो LCA मार्क 1A है वो 5000 kg तक का वेट ले जा सकता है, और LCA मार्क 2 6,500 kg तक का वेट है। उसमें इंजन बेटर रहेगा, उसमें वेपन्स ज़्यादा हो सकते हैं, वेपन्स का डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, उसका एंड्योरेंस ज़्यादा होगा, रेंज ज़्यादा होगी, बड़ा जहाज़ है। तो वो मेरे हिसाब से रफाल से थोड़ा सा नीचे रहेगा, इक्विवेलेंट टू रफाल नहीं होगा। क्योंकि अगर हम आज रफाल में जा रहे हैं तो रफाल की जो टेक्नोलॉजी है वो हमें वेरिएंट F4 वेरिएंट जो ऑफर कर रहे हैं, हमें उसे F4 और F5 के बीच में रखेंगे। तो वो LCA मार्क 2 के कंपटीशन से थोड़ा सा आगे रहेगा। उस हिसाब से देखा जाए तो LCA मार्क 2 की भी वैल्यू रहेगी, क्योंकि हम 114 से ज़्यादा रफाल नहीं खरीद सकते हैं। अगर आप रफाल का कॉस्ट देखिए और LCA मार्क 2 की कॉस्ट देखिए, जब तक बन के आएगा, इसमें काफ़ी लोग बोलते हैं LCA मार्क 2 काफ़ी सस्ता होगा रफाल से। वो होगा, लेकिन जब होगा तब होगा। आज की तारीख में तो नहीं है वो। बिल्कुल। तो जो डिसीजन हम लोग लेते हैं वो आज के हिसाब से लेते हैं
तो दो ट्रैक होते हैं। अगर आपने चाइना को देखा होगा तो चाइना ने क्या कहा, चाइना ने पूरी एक जनरेशन इंपोर्ट करी, बिल्कुल लेकिन अगली जनरेशन के लिए काम शुरू कर दिया। उसमें बैलेंस हमको भी बनाना यही चाहिए। रखना पड़ेगा, हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी हम कर रहे हैं आज, हमें ये सोच के करना है कि रफाल जो हम 114 की बात कर रहे हैं, ये हमारा आखिरी इंपोर्ट होगा जी। इसके बाद से हमारा कोई इंपोर्ट नहीं होगा। तो जो कैपेबिलिटी है, अगर आप LCA Mark II को बंद कर देंगे तो वो जो एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी और जो डेप्थ ऑफ टेक्नोलॉजी जी। है, उससे हम वंचित रह जाएंगे। ओके। और हर चीज ऐसा नहीं है कि आज आप 5th जनरेशन बनाए बिना 6th जनरेशन बना सकते। बिल्कुल नहीं बना सकते। आपको ये प्रोसेस है। ये सवाल सर मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि मैं देख रहा था जो कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो भी लिख रहे थे कि राफेल में जब हमने एक इतना हैवी इन्वेस्टमेंट कर दिया है 20-22 अरब डॉलर के बाद, और 3 सालों के बाद अगर आज की तारीख में अगर फाइनल डील हो जाए तो 3 साल के बाद हमारे वायुसेना में इंडक्ट होना शुरू हो जाएगा, शायद पर ईयर के हिसाब से 20-22 रफाल स्टार्टिंग में हो जाएगा। अभी हमारा जो प्लान जो हमने देखा है उसके हिसाब से होगा कि शायद कुछ विमान हमने फ्रांस के बोलेंगे कि जो बनाया ऑलमोस्ट तैयार जो वो हमें दिया जाए, उसके अलावा फिर प्रोडक्शन जो 3 साल के बाद स्टार्ट होगा वो होगा। ये सवाल पूछने का मेरा मकसद ये था कि जो इतना हैवी इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या बजट इशू नहीं हो जाएगा आमका प्रोजेक्ट के लिए? देखिए, आमका का बजट ऑलरेडी दिया जा चुका है और उसमें बजट अभी बहुत ज़्यादा बजट चाहिए होगा। एग्जैक्टली, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। तो ये तो देखिए, ये देश के ऊपर है, ये हमारी लीडरशिप के ऊपर है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आज हम कितने ही प्रोग्राम्स में पैसा लगा रहे हैं जी। जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आ रही है तो हम पैसे को इतना ज़्यादा क्यों सोचते हैं? बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। तो एक बैलेंस रहना चाहिए कि भाई नेशनल सिक्योरिटी और बाकी जो भी काम है उन सब चीज़ों में एक थोड़ा बैलेंस अगर रहेगा तो, और ये पैसा एक साथ नहीं जा रहा है, ये पैसा अगले 5 से 7 साल में जाएगा जी। तो अगर अगले 5 साल से 7 साल में जाएगा और अगर हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री करीब 6.5-7% की रहती है तो मेरे हिसाब से इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री कम हो जाती है तो सर्टेनली प्रॉब्लम हो सकती है। मैं बजट का बार बार इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि जब स्टार्ट में हम लोगों ने चर्चा की थी तो 2001 से 2000 MMRC का आपने जिक्र किया था, तो कहीं ना कहीं बजट इशू रहा है। नेशनल सिक्योरिटी को हमने कंप्रोमाइज़ किया है सरकारी के स्तर पे कि हमें फैसले लेने चाहिए थे आज से 15 साल पहले, वो फैसले लेने में कहीं ना कहीं हमने देर की है। इसीलिए मैं बार बार बजट पे आ रहा हूँ कि क्या हम इस तरह से फिर से भूल करने वाले हैं या अब सरकार ने ठान लिया कि नहीं हमें एनी हाउ, क्योंकि हमें वार्निंग्स तो लगातार मिलते रहे हैं। आई थिंक ईस्टर्न लद्दाख और पहलगाम जी, इससे ज़्यादा सीरियस वार्निंग अब नहीं मिल सकती। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको देखते हुए ही आई थिंक जो रक्षा मंत्री ने कहा था कि ईयर ऑफ रिफॉर्म्स है जी, आज हम 3 महीने में 6 महीने में आज हमने पूरा अपना प्रोक्योरमेंट प्रोसेस चेंज करने की बात कर रहे हैं, चीज़ों को स्पीड अप करने की बात कर रहे हैं। हम एक ग्लोबल टेंडर नहीं करके सीधे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जा रहे हैं जी। तो ये सब चीज़ों का एक कोई तो रीज़न होगा ना जी। तो गवर्नमेंट भी ये समझती है कि ईस्टर्न लद्दाख और ऑप सिंदूर के बाद जो कैपेबिलिटी हमको चाहिए और जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में जो ये चीज़ बन के आई है कि भाई एयर पावर की वैल्यू कम नहीं होगी कि एयर पावर की वैल्यू बढ़ेगी। बिल्कुल, भले ही कोई भी बोलता हो कि भाई ड्रोन्स आ गए, ये आ गए, लेकिन जो एयरक्राफ्ट की वैल्यू है वो कम नहीं होगी। बिल्कुल। ड्रोन, ईरान ने क्यों ड्रोन और यूक्रेन ने क्यों ड्रोन्स का इनोवेशन किया? क्योंकि उनके पास एयरक्राफ्ट नहीं थे, ना एयर डिफेंस थे। तो अगर एयरक्राफ्ट तो मतलब एयरक्राफ्ट इज मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, तो उसके लिए मेरे हिसाब से जिस तरह के एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से लिए जा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, जिस तरह से डिफेंस सेक्रेटरी बोलते हैं, जिस तरह से हमारे रक्षा मंत्री बोलते हैं, जिस तरह से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है हर जगह कि भाई नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तो मुझे लगता है कि एक फेवरेबल आउटकम आना चाहिए। डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा था कि किसी मित्र देश से 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदने के बारे में भी हम सोच रहे हैं, तो क्या अब राफेल के बाद हमारा वो प्रोग्राम जारी रहेगा, तलाश जारी होगी?
अब देश क्या करता है वो मुझे पता नहीं, लेकिन एयरफोर्स मैं की क्या क्या जरूरत सोचता है? हूँ, जी, मैं सोचता हूँ, मैं एयरफोर्स की तरफ से नहीं सोचता हूँ। ओके। अब मैं अपनी सोच रखता जी, हूँ, अपनी बताइए। तरफ से सोचता हूँ, अपनी तरफ से बोलता हूँ। जी। मैं पिछले 1 साल से जब मैं रिटायर हुआ, जब मैं जी। लिखना शुरू किया, मैंने काफ़ी जगह और जहाँ भी मेरी इंटरव्यूज़ हुए, बातचीत हुई, मैंने जी। हमेशा कहा है कि आपके पास आमका 2035 2037 से पहले नहीं आएगा। बिल्कुल। उस टाइमलाइन में आपके जो एडवर्सरीज हैं उनकी क्या सिचुएशन होने वाली बिल्कुल। है। चीन के पास कम से कम 1,500 से 2,000 जी। फिफ्थ और सिक्स जनरेशन फाइटर होंगे तब तक। बिल्कुल। पाकिस्तान ऑलरेडी टर्की के साथ एग्रीमेंट कर चुका है कि कान के लिए। कान के लिए जी। पाकिस्तान मेरे हिसाब से 2030 के टाइमलाइन में शायद उसको थोड़े से J-35A भी मिल जाए। जी। तो इस कंडीशन में भारत क्या कर सकता जी। है? इस कंडीशन में भारत के पास कोई और विकल्प है नहीं। आप किसी भी प्रोग्राम को कितना भी तेज कर लो, जी। आप उसको 2035-37 से 2032 तक ही ला सकते हो, 2033 तक ला सकते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हो उससे पहले। दूसरी बात, तो उसको अगर हमें न्यूट्रलाइज करना है या हमारी कैपेबिलिटी मेंटेन करनी है, तो हमको कम से कम 3 से 4 स्क्वाड्रन। जी। और मेरा ये कहना था कि हमें 114 रफाल की जगह करीब 60-70 रफाल लेने चाहिए और बाकी करीब 50 से 54 फिफ्थ जनरेशन फाइटर लेने चाहिए, जी। जिससे कि एक बैलेंस हो जाएगा। और दूसरा, उससे सबसे बड़ी एडवांटेज ये होगी कि जो उस कैपेबिलिटी, उसको उसकी ट्रेनिंग होगी, जो उसकी ऑपरेशंस होंगे, उससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलेगी। तो हमारे पायलट्स तैयार हो जाएंगे, हमारे टेक्नीशियंस तैयार हो जाएंगे, और उससे जो लेसन्स हमको उसके ऑपरेशंस में मिलेंगे, हम उसको एमका में लगा के उसको और बेहतर कर सकेंगे। जी। तो जो खामियां हमें इन जहाज़ों में मिलेंगी, उसको हम एमका में करेक्ट कर सकेंगे। जी। उसी तरह रफाल से हम सीख के LCA Mark II को उतना ही बेहतर बना सकते हैं। जी। तो जो भी ये कहता है कि भाई हमें फिफ्थ जनरेशन नहीं चाहिए अभी, मुझे लगता है कि वो फिर से वही गलती करेंगे और फिर से हम इमरजेंसी में जाके फिर से कुछ एक्शन लेंगे। जी। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अगले 10 सालों में ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे कि हमारे देश को चिंता ना करनी पड़े। नेशनल सिक्योरिटी में ऐसा कोई जी। मतलब सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकता। तो मेरे हिसाब से लगता है मुझे 3 स्क्वाड्रन तो चाहिए। अब ये एयरफोर्स के ऊपर होना चाहिए कि एयरफोर्स और गवर्नमेंट को मिलकर तय करना पड़ेगा कि, और दूसरी बात, मेरे हिसाब से फिफ्थ जनरेशन को हमें प्रोडक्शन के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। वी शुड जस्ट बाय इट। उसको सिर्फ खरीदना चाहिए और उसकी सपोर्ट और उसके ऑफसेट्स के साथ हमें अपनी कैपेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ानी चाहिए। तो उसमें हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी होगी, वो कौन सा देश है जो हमको उसको नेटवर्क कर सके। अकेले वो जो फिफ्थ जनरेशन हम खरीदें और अकेले वो अगर फ्लाई कर रहा है, जिस तरह से रफाल अभी कर रहा था, तो उस नेटवर्क में अगर नहीं आ रहा है तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जी। और अगर नेटवर्क में आ रहा है तो उस देश, जिस देश से भी खरीदें, उस देश से हमें ये निगोशिएट करना पड़ेगा कि भाई ये एक हमारे नेटवर्क का प्रोसेस हो जाएगा और उसे आप हमें ऑप्टिमाइज करके देंगे। जी। अगर वो होता है तो वो फिफ्थ जनरेशन कैपेबिलिटी हमारे लिए अच्छी। तो और उसी तरह रफाल के साथ हमें करना होगा कि जो भी रफाल का एवियोनिक्स है और उसका कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं और उसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं, वो सब को हमारे जो बाकी जहाज हैं उनसे बात करनी पड़ेगी, हमारे एवैक से बात करनी पड़ेगी, और हमारा जो ग्राउंड, जो मतलब जब हम बोलते हैं IACCS, उससे बात करनी पड़ेगी। बेसिकली आप किल चेन नेटवर्क बनाने की बात कर रहे हैं। किल चेन में ना सिर्फ ये नहीं आता है, किल चेन में स्पेस भी आ जाता है। जी। अभी हमारी स्पेस उतनी इवॉल्व नहीं हुई है, तो लेकिन हमें उस स्पेस को भी करना पड़ेगा। तो स्पेस में है हमारे पास बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं, वो हैं हमारे पास, जो हमें किल चेन, अब तो हम किल वेब की तरफ जा रहे हैं। किल चेन तो पुराना है। ये क्या होता है? किल वेब में साइमल्टेनियसली इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है और उसमें एक ऑटोनॉमी होती है, जिससे कि डिसीजन मेकिंग उतना ही तेज इंफॉर्मेशन जाती है, जिससे डिसीजन मेकिंग और तेज हो जाती है, जिसमें सारे सेंसर्स एक साथ नेटवर्क हो जा रहे हैं। जी। तो
किल चेन तो अभी है कि हमने एक चेन बनाई है, जी किल वेब है एक पूरा जाल जिसमें साइमल्टेनियसली इंफॉर्मेशन और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लग जाता है, तो जिससे कि इंफॉर्मेशन फ्लो, इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी, वो सब उससे बेहतर हो जाएंगे। ये क्या भारतीय वायुसेना बना रही है या अभी ये दुनिया बना रही है अभी? अच्छा। तो भारतीय वायुसेना भी बनाएगी। अच्छा, भारतीय वायुसेना मतलब इसमें सभी का, डीआरडीओ भी शामिल होगा, जी, बिल्कुल। इंडस्ट्री भी शामिल होगी, इसरो भी, स्पेस भी शामिल होगा, तो सभी को मिलकर बनाना पड़ेगा। जी। सर मैं इस पे आपसे आगे बात करूंगा। आपने जो वेब बताया है ये मेरे लिए बिल्कुल नया एक चीज़ था। मैं 5th जनरेशन फाइटर जेट की बात कर रहा था। आपने बहुत अच्छा बताया कि हमारे पास होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 3 स्क्वाड्रन होना चाहिए हमारे पास। जो 5th जनरेशन फाइटर जेट देखते हैं तो हमारे पास बेसिकली 2 ऑप्शंस बचते हैं, एक अमेरिका F-35, एक रूस Su-57। आप किस तरफ जाना पसंद करेंगे या आपका सजेशंस क्या हो सकता है? देखिए, मैं सिंपल असेसमेंट करता हूँ जी ना मैं डिप्लोमेटिकली सोच रहा हूँ, ना मैं सोच रहा हूँ टैरिफ क्या हो रही है, ना मैं आज की दुनिया में, आज के डेट में किसी के बारे में सोचता हूँ। मैं एक बिल्कुल सिंपल एनालिसिस और असेसमेंट करता हूँ। F-35 प्रोवन प्लेटफॉर्म है, कॉम्बैट प्रोवन है, 1 मिलियन आवर्स से ज़्यादा फ्लाई कर चुका है जी। उसमें आज लॉकहीड मार्टिन बोल रहा है कि वो उसको अपग्रेड करके 6th जनरेशन की तरफ ले जाने की बात कर रहा है, और 1200 से करीब F-35 दुनिया में सर्विस में। जी। तो दुनिया का जो बेस्ट स्टेल्थ आज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है। जी। F-22 की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि उसका प्रोडक्शन काफ़ी सालों से बंद है। जी। F-35 इज द बेस्ट स्टेल्थ, उससे अच्छा स्टेल्थ बिल्कुल किसी देश के पास नहीं है। Su-57 रशिया ने बनाया है, अभी तक उसमें इंजन्स 4th जनरेशन है, अभी तक उसका नेटवर्क्स प्रूवन नहीं है, अभी तक उसने किसी कॉम्बैट में पार्ट नहीं लिया है। जो बेसिक डिफरेंस होता है एक 4th जनरेशन और 5th जनरेशन में है, हम लोग है ना डिस्प्ले देख के बहुत खुश हो जाते हैं। जी। जब Su-57 ने डिस्प्ले किया जी। और F-35 ने डिस्प्ले किया यलहंका में, तो लोग Su-57 देख के अचंभित रह गए। जी। लेकिन स्टेल्थ का काम डिस्प्ले करना नहीं है, स्टेल्थ का काम है कि कौन पहले देखता है, जी। कौन सबसे देर में दिखता है, जी। और कौन सबसे पहले फायर करता है। जी। तो वो देखें। और आज F-35 की कैपेबिलिटी देखें तो F-35 में आज आप मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग कर सकते हैं, वो एक कंप्लीट कमांड एंड कंट्रोल नोड है। जी। वो 10, 20, 50 जहाज़ों को कंट्रोल कर सकता है और कंप्लीट नेटवर्क है, जी। जो Su-57 मेरे हिसाब से अभी नहीं है। तो ये 2 चीज़ों में F-35 बेटर प्लेटफॉर्म है Su-57 से। लेकिन अब बात आती है कि भारत को क्या चाहिए। जी। भारत को ऐसा चाहिए जो, अगर आज थियोरेटिकली मैं बात कर रहा हूँ, जी। जी बिल्कुल 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 सर। आज रशिया बोल रहा है हम आपके लिए उसकी पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल दे देंगे, वो तो सोर्स कोड दे देंगे, बिल्कुल सब कुछ देने को तैयार है। लेकिन हमको चाहिए क्या मैन्युफैक्चरिंग? हमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं चाहिए, क्योंकि हमें नहीं प्रोड्यूस करना है Su-57, हमें अमका के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। बिल्कुल। तो हमें जो हमारा जो मुद्दा है, जो फोकस है, उससे नहीं भटकना है। तो एमका को किसी भी तरह से जो भी उसको कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहा है, हमें उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए, पहली बात। अब Su-57 और Su-57 को हम लोगों ने पहले, हमारी $250 मिलियन हम ऑलरेडी उसमें डुबा चुके हैं। जी। 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 तो मेरे हिसाब से, लेकिन देखा जाए तो रशिया एक स्ट्रैटेजिक फ्रेंड है। बिल्कुल। रशिया ने हमारा हमेशा साथ दिया है। बिल्कुल। यूएस ट्रांजैक्शनल कंट्री है, कब बिल्कुल, वो टैप बिल्कुल, बंद कर देगा वो पता नहीं है। बिल्कुल। तो ये एक काफ़ी दुविधा वाली सिचुएशन है। तो इसमें जो भी मैं फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जो निगोशिएट करेगा, हम हमेशा बोलते हैं कि, मैंने कितनी जगह पढ़ा है कि भाई यूएस ने तो हमको ऑफर नहीं किया, रशिया ने हमको ऑफर किया है।
मेरा सोचने का ढंग अलग है। मैं कहता हूं भाई अगर हमको चाहिए कुछ तो हम जाके क्यों नहीं मांगते हैं दूसरे देश से, उसके ऊपर प्रेशर क्यों नहीं बढ़ाते हैं, उस देश को हमारे ऊपर प्रेशर क्यों बढ़ाना है, जबकि उसको हमारी ज्यादा जरूरत है जी हमको उससे, आज की जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटजी में। जी तो ये देखते हुए 5th जनरेशन में 2 ही आपके पास चॉइसेस हैं, बिल्कुल। F-35 Su-57। जो देश थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भले ही करना पड़े देश को, लेकिन जो देश हमको बेटर डील देता है और जो हमारे नेटवर्क में उसको इंटीग्रेट कर सकता जी। है, हमें उसके साथ जाना चाहिए। मतलब आपका सजेशन है कि एनी हाउ हमें एक 5th जनरेशन फाइटर बिल्कुल। जेट चाहिए, कम से कम 3 स्क्वाड्रन, कम से कम 3। जब तक हमारा आम का प्रोजेक्ट तैयार नहीं होता है। चाहे उसके लिए हम फिर Su-57 खरीदें या फिर F-35 खरीदें, चाहे हम जिस तरफ हमें जाना चाहिए। तो मतलब ये आपने जो कहा कि दुविधा वाली स्थिति है, फिर वही हो जाता है कि जैसे Su-57 आपने कहा कि उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, F-35 के साथ कई सारे शर्तें होती हैं। तो लेकिन देखिए, जो हम आज रफाल खरीद रहे हैं ना, जी रफाल 4.5 जनरेशन है, फिर भी खरीद रहे हैं हम। जी तो आप एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज तो करेंगे ही, क्योंकि आपको नंबर्स चाहिए। यस जब बोलते हैं ना क्वांटिटी एज ए क्वालिटी ऑफ इट्स ओन, जी लेकिन वो क्वांटिटी की वैल्यू टेक्नोलॉजी से है। जी तो दोनों में एक समन्वय होना चाहिए, दोनों में एक कुछ कनेक्ट होना चाहिए। जी अब अगर हमारे पास F-35 नहीं आ सकता है और F-35 को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन Su-57 को इंटीग्रेट कर सकते हैं। जी थोड़ी सा तो अगर Su-57 को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं तो उसकी वैल्यू, इसके जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कम हो जाता है क्योंकि नेटवर्क नहीं कर सकते हैं, और इसको नेटवर्क कर सकते हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ सकती है। तो ये एक ट्रेड ऑफ होता है। जब हम इस ट्रेड ऑफ को कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि भाई कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं लेकिन सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं। जी मैं इस पे एक बार फिर से राफेल पे लौटता हूँ सर। सोर्स कोड अभी तक तो हमें फ्रांस ने दिया नहीं, शायद जो अभी नई डील जो हमारे होने वाली है इसमें भी मुझे नहीं लगता कि फ्रांस में सोर्स कोड सौंपने वाला है। तो इसका मतलब हम राफेल में जो हमारी एक कोशिश रही है कि ब्रह्मोस उसमें लगे, वो तो अभी भी इस नए राफेल के साथ भी हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सोर्स कोड नहीं देना डज नॉट मीन कि हम अपने वेपन इंटीग्रेट नहीं कर सकते। जी अगर आप देखेंगे तो हमने अस्त्रा इंटीग्रेट करी है, हमने अपने वेपन्स इंटीग्रेट कर रहे हैं रफाल के ऊपर। सोर्स कोड नहीं देने का एक ही मतलब है कि वो कंट्री हमको पूरी की पूरी इंडिपेंडेंस नहीं दे रहा है उस प्लेटफॉर्म के साथ किस तरह से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपग्रेड करना है, दूसरे वेपन्स को देना है। क्योंकि एक अगर आप देखें तो 1 मिलियन कोड्स, 10 मिलियन कोड्स होते हैं सोर्स कोड को सर्टिफाई वगैरह करने में। जी उतना कोड लंबा लिखना है, और उसकी इंटीग्रिटी अगर हम ले लेते हैं, हमारे पास उतनी कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए कि उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी एजेंसीज भी हैं जी। लेकिन कोई भी कंट्री जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जी तो उस कॉन्ट्रैक्ट में हम ये कह सकते हैं, फ्रांस का सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस हो सकता है कि भाई मैं अपनी चीजें, रशियन वेपन हमारे जहाज में नहीं इंटीग्रेट करूंगा जी, लेकिन जो हमारे वेपन है, जो आपके वेपन है, जो खुद डेवलप किए हैं, वो आप इंटीग्रेट कर सकेंगे जी। तो उसके लिए वो एक कॉस्ट लेंगे। तो जैसे $193 मिलियन है, जब कॉस्ट निगोशिएशन पे आएंगे तो अगर हम फ्यूचरिस्टिकली सोचते हैं तो हम उनको बोलेंगे कि भाई हमारे पास ये वेपन अगले 4 साल में आने वाले हैं, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और इसके लिए आप हमारे साथ दीजिए, अगर सोर्स कोड नहीं शेयर कर सकते। एक पार्ट में सोर्स कोड नहीं शेयर हो सकता, ओके, पूरा का पूरा हो, क्योंकि सारा इंटीग्रेशन उसी के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम है ना ये सोचते हैं कि पूरा का पूरा सोर्स कोड आपको दे देंगे, पूरी मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर आज दूसरे देशों के लिए भी कर रहे हैं। जी, रफाल इजिप्ट को जा रहा है, रफाल कतर में है, रफाल क्या बोलते हैं यूएई में है, फ्रांस के पास है, ग्रीस में जा रहा है। तो अगर इतने देश हैं तो वो लोग भी बोलेंगे कि फिर हमें भी सोर्स कोड दे दीजिए। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये एक इशू रहेगा। कोई भी आपको, हमें Su-30 का सोर्स कोड तो नहीं मिला, जबकि हमने 272 Su-30 बना दी जी। तो ये सोचना कि सोर्स कोड मिल जाएगा वो
हमको भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, लेकिन जो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे वर्ड कर रहे हैं, उसमें कैसे निगोशिएट कर रहे हैं, उसमें अगर हमारा फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग है और विजन है जी, तो हम ये सारे ओवरकम करके उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं लॉन्ग लाइफ में। अब सर हम क्योंकि देखिए जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं यहाँ तो उनकी रिप्रेजेंटेशन तो रहेगी यहाँ पर, बिल्कुल। तो दासू की प्रेजेंस तो है, बिल्कुल तो इंटीग्रेशन होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और अब तो हमारा एक पूरा इकोसिस्टम, ऑफ कोर्स अब हम 60% अगर प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, मतलब हम स्वदेशी 60% तो हम बिगिनिंग में बोल रहे हैं। यस, आगे वही देखिए सबसे बड़ी चीज मालूम क्या होता है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं जी, कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट करते हैं तो क्या करते हैं, क्योंकि एक बार जब आपने कॉन्ट्रैक्ट लिख लिया और कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट कर लिया, फिर आप जो भी मांगेंगे उसका पैसा लगेगा जी, है कि नहीं। बिल्कुल। तो वही बात है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट कर रहे हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं, उसमें हम कितना हमारा विजन है, कितनी फोरसाइट है, क्या हम सोचते हैं, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है, उन सब चीज़ों का महत्व रहेगा, जिससे कि ये पता चलेगा कि भाई हम कैसे कर सकते हैं। सर आप अपनी एडवांटेज कुछ देर पहले बात कर रहे थे किल चेन और किल वेव की, अब मैं इस पे आना चाहूँगा। किल वेव मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि मैंने किल चेन पे मैंने कई सारे रिपोर्ट लिखे भी हैं, खास करके भारत पाकिस्तान का भी जो हुआ था, उसमें चाइनीज़ मीडिया ने क्लेम किया कि पाकिस्तान को अभी मैं किल वेब के बारे में पढ़ रहा हूँ। ओके, तो आप सर आप मतलब पढ़ भी रहोगे तो हमसे तो आप कई गुना ज़्यादा जानेंगे। आप पहले उसके बारे में बताइए। अभी किल वेब के बारे में अगली बार बात कर सकते हैं। ठीक है सर। हाँ, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ उसके बारे में, क्योंकि ये है ना नेशनल नेटवर्क पे जाएगा, फिर उसमें कोई भी मतलब खामी नहीं होनी चाहिए, इसलिए। हाँ बिल्कुल, नहीं ठीक है सर, मैं फिर आपसे उस पर किल चेन नेटवर्क इस बारे में बात करें सर। किल चेन नेटवर्क जिसमें चाइना तो स्पेस जो आप जो बात कर रहे थे, वो तो पूरा उसका एक स्पेस का पूरा एक मिलिट्री प्रोग्राम ही वो जनरेट कर रहा है, जिसमें कि सैकड़ों हजारों सैटेलाइट, लोअर विश सैटेलाइट से जरिए वो सर्विलांस और अपनी क्षमता को बना रहा है। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें हमने भारतीय वायुसेना ने कहा भी कि लाइव फीड पाकिस्तान को दी जा रही थी। चीन ने कहा कि हमने किल चेन बनाने में उनको मदद किया था। सो तमाम जो अभी हम डिफेंस के सामान खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी है, राफेल भी है, नेटवर्क सेंटरिंग वॉरफेयर भी है, क्या हम अब किल चेन बनाने के करीब पहुंच रहे हैं या हमने करीब करीब बना लिया है? किल चेन बनाने में आई थिंक बना रहे हैं हम जी। ओपन सोर्स में कुछ अवेलेबल नहीं है ना, तो मैंने पता किया है किसी से, लेकिन किल चेन हम बना सकते हैं आराम से जी। किल चेन के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है? किल चेन के लिए सबसे अहम चीज़ है कि जितने उस किल चेन में कंपोनेंट्स हैं, जो प्लेयर हैं जी, वो सब बिना बोले इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो अब जैसे क्या बात क्या है कि अगर मुझे रफाल से किसी एक एयरक्राफ्ट को शूट डाउन करना है जी, तो मुझे रफाल का रडार ऑन नहीं करना है, क्योंकि एक बार मैंने रडार ऑन कर दिया तो मेरी पोजीशन मेरे एडवर्सरी को पता चल जाएगी। तो मैंने रडार ऑन नहीं किया। अब कई रडार्स देख रहे हैं उस जहाज को, ग्राउंड बेस रडार है, एवैक्स है, तो ये सब जहाज देख रहे हैं। अब ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट होनी चाहिए जी। उसको कम्युनिकेट कैसे करेंगे जी, उसको कम्युनिकेट हम नेटवर्क से करते हैं, वो डेटा लिंक होता है जी। तो उस डेटा लिंक को कैसे आप बनाते हैं? दैट मीन्स जो मैं पिक्चर देख रहा हूं एवैक्स में या ग्राउंड रेडार में या कोई और रफाल जी उस तरफ है, वो रफाल उस पिक्चर को देख रहा है, वो ट्रांसमिट करेगा पिक्चर रियल टाइम में। ओके। उस रियल टाइम में पिक्चर आएगी, उस पिक्चर को आपके पास आएगी जो जहाज मैं फ्लाई कर रहा हूं जी। उस पिक्चर को मेरे जहाज में देख के जी। मैं उस डेटा को अपनी मिसाइल को दूंगा जी। वो मिसाइल उस डेटा को लेके मैं फायर करूंगा जी। तो इसमें कोई भी बातचीत नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन है डेटा का। जी। जो डेटा फ्लो कर रहा है उस डेटा को हम स्पेस को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सैटेलाइट लिंक्स चाहिए हमको, क्योंकि जरूरी नहीं है हमको लाइन ऑफ साइट में ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम लाइन ऑफ साइट में बात नहीं कर रहे हैं तब हमारा स्पेस फैक्टर आ जाता है। जी। अब आप एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो आपके स्पेस सेंसर्स होंगे जी। जो स्पेस सेंसर्स उस टाइम रियल टाइम में आपको देख रहे हैं जी। तो अगर वो कैपेबिलिटी भारत के पास है तो स्पेस भी देख के उसी नेटवर्क में
वो डेटा को ओके ट्रांसफर करेगी। जी वो सारे डेटा को ट्रांसफर करके आपको एक सिंगल पिक्चर मिलेगी कॉकपिट में बैठे हुए। जी वो आपको बताएगी कि भाई ये आप हो, यहां पर आपका एडवर्सरी है, जी आपका जो वेपन है वो उस एडवर्सरी को मार सकता है। जी वो कंप्यूटर आपको क्लियरिटी बता देगा कि भाई आपका वेपन अगर अभी आप फायर कर सकते हो या नहीं कर सकते। जी जब वो वेपन फायर होगा तो जो एडवर्सरी है उसको ये पता नहीं कि कौन से डायरेक्शन से वेपन आ रहा है। ओके तो ये किल चेन हो गई, ये चेन बनी कि किसी ने पिकअप किया, जी। उसने किसी को ट्रांसमिट किया, उसने डेटा अपडेट करके आपको ट्रांसमिट किया, आपने अपने वेपन को बताया और वो वेपन को आपने फायर किया। जी जब वो वेपन पहुंच गया पास, तब उस वेपन ने अपना रडार खोला। जी या आप उसको कमांड कर सकते हो, अगर कमांड लिंक है आपके पास तो उस वेपन को आप डायरेक्ट करोगे, दूसरा कोई बैठ के डायरेक्ट करेगा। एवैक्स में बैठा होगा वो या ग्राउंड में बैठा होगा, वो उस वेपन को कंटिन्यूअसली अपडेट देता रहेगा टारगेट की, तो वो वेपन अपने आप टारगेट तक पहुंच। तो जो टारगेट है उसको ये पता ही नहीं कि ये वेपन आ रहा है उसके पास। और जब वो वेपन अपना रेडार खोलता है, क्योंकि लॉन्ग रेंज पे वेपन हमेशा अपना रेडार खोलता है, टर्मिनल वेपन जी जब टर्मिनल रेंज पे आ जाता है, जी तब तक जब वो रेडार खोलता है तब उस टारगेट को पता चलता है कि भाई कोई मेरे को ये मिसाइल आ रही है। जी क्योंकि उस टारगेट के पास भी एक रेडार वार्निंग रिसीवर है जो बताता है कि वो लॉकडाउन है, जी तब उसे पता चलता है। और वो बहुत लेट हो जाता है क्योंकि वहां से मिसाइल स्ट्राइक करने में एक आध सेकंड का वक्त लगता है। तो ये किल चेन है। जी और किल वेब उसका भी एक और बड़ा एक्सटेंशन है, क्योंकि ये चेन में इंफॉर्मेशन एक के बाद एक आ रही है। जी और यहां पर पूरी इंफॉर्मेशन पूरा वेब में फैली हुई है और आप उसको यूज कर रहे हो। वेब के बारे में और थोड़ा मुझे पढ़ना है। जी जी मैं आपसे फिर पर्सनली फिर से समय लूंगा ताकि मैं इस बारे में बहुत सारा कुछ जान, क्योंकि ये मतलब इससे पता चलता है कि मॉडर्न वारफेयर जो कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, कितना ज़्यादा एडवांस हो गया है और दुनिया किस तरफ जा रही है। आई थिंक जो आपने अभी बताया सर किल चेन नेटवर्क या फिर वेव के बारे में, शायद दुनिया के यही 3-4 देश हैं जो इस चीज़ को लागू कर पाएंगे। इसमें ना कैपेबिलिटीज की जरूरत होती है। देखिए, एक तो ये है कि जैसे मैंने पहले भी कहा जी कि जितने डाइवर्स, जितने अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म हैं जो आप अलग अलग कंट्रीज से ले रहे हो। जी अब आपने, हमारे पास रशियन प्लेटफॉर्म भी हैं और इंडियन प्लेटफॉर्म भी हैं और वेस्टर्न प्लेटफॉर्म। जी अब इनको सबको इंटीग्रेट करने के लिए वही सोर्स कोड की बात आ जाती है। या तो आप उसको सोर्स कोड ब्रेक करिए या उसको पैसे देके उसमें कंपैटिबिलिटी करिए। अब जैसे जो वेस्टर्न नेशंस हैं वो बोलते हैं कि हमारा वेपन हम रशियन प्लेटफॉर्म पे नहीं लगाएंगे यस और रशियन वेपन हम अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं लगने देंगे। तो वो कंट्रोल कर रहे हैं ना हमारे को। तो अगर अब हम भारतीय वायुसेना ने, जैसे आपने पढ़ा होगा कि करीब कुछ 100 हंड्रेड्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस जो ले रहे हैं हम लोग, उससे हम डेटा लिंक क्रिएट कर रहे हैं। तो उससे ये डेटा सीमलेसली पास होगा एक दूसरे को। ओके तब हम इसको कर पाएंगे। और जो देश एडवांस हो गए हैं, जैसे 2 मेन कंट्रीज हैं जी यूएस, चाइना, बिल्कुल, टू सम एक्सटेंट फ्रांस, जिनकी बहुत इवॉल्व स्पेस प्रोग्राम्स हैं। जी रशिया का भी स्पेस प्रोग्राम उतना इवॉल्व नहीं है अभी। जी तो ये देश, इन्होंने क्या किया, इनके सेंसर्स भी जो स्पेस में हैं वो भी इंटीग्रेट हो गए। ओके तो अब उनको क्या है, वो सीमलेस इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है। जी तो जो ये सीमलेस इंफॉर्मेशन फ्लो है, इसकी वजह से आपके लिए डिसीजन मेकिंग आसान हो जाता है। जी तो आपको अब हम बोलते हैं ना सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। जी तो देखिए F-35 क्या कर रहा है, F-35 खूब सारा डेटा ले रहा है। जी एवैक्स का डेटा ले रहा है, सैटेलाइट्स का डेटा ले रहा है, ग्राउंड डेटा ले रहा है, बाकी जितने जहाज 200, 300, 400, 500 किलोमीटर की डिस्टेंस में उड़ रहे हैं, वो सबका डेटा लेके उसको फ्यूज कर रहा है। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो फ्यूज करके एक सिंगल पिक्चर दिखा रहा है। लेट अस से एक F-15 300 किलोमीटर दूर उड़ रहा है जी और दूसरा F-16 इधर उड़ रहा है और एक F-22 और ऊपर उड़ रहा है। ये तीनों अलग अलग एयर स्पेस देख रहे हैं जी या ग्राउंड देख रहे हैं। बिल्कुल।
तो ये तीनों की सबकी पिक्चर अलग है जी। और ये जब सब पिक्चर आती है एक सिंगल F-35 में, तो वो एक सिंगल पिक्चर बन जाती है। जी। वो 3 डिफरेंट पिक्चर्स नहीं होती हैं। जैसे IACCS है हमारा, जी। जिसमें 100-200 रेडार अलग अलग देख रहे हैं, जी। वो सारे रेडार पिक्चर को फ्यूज करके एक पिक्चर दिख रही है। तो जो वहां बैठा है वो एक पिक्चर देख रहा है, उसमें उसे उसे नहीं पता है कि कौन सा रेडार कौन सा क्या है। जी। अब बस वो ये देख रहा है कि उसका टारगेट क्या है, ओके। और वो सिस्टम उसको बताता है कि ये टारगेट आप अटैक कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो पायलट का काम आज बहुत ज़्यादा हो गया डिसीजन मेकिंग, सिचुएशनल अवेयरनेस, और वो कैसे सिचुएशन को परसीव करके एक डिसीजन ले सकते हैं। ओके, ये आपने बहुत ही कमाल की जानकारी दी है सर। हमारे पास समय ही कम हो रहा है, नहीं तो मैं इसमें बहुत और ज़्यादा बात करता। खैर मैं आपसे आगे बात करूँगा सर। अब मैं आता हूँ, आप डिफेंस अताशे थे, मैं उस पर बात करना चाह रहा था। सबसे पहले तो डिफेंस अताशे के बारे में लोगों के पास ज़्यादा जानकारी होती नहीं है सर, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आप कहाँ थे, उसमें क्या काम होता है? मैं डिफेंस अटैचे था USA में जी। 2014 से 2017 तक। जी। डिफेंस अटैचे का काम 2 चीज़ों में बंटता है। जी। एक और उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि टेक्नोलॉजी स्कैन करो आप, जी। कि भाई टेक्नोलॉजी किधर जा रही है, कौन से कंट्रीज, और उसके लिए आप क्या करते हो, आप एक अपना आप सारे दूसरे देशों के अटैचेज के साथ जी। मिलते हो, जुलते हो, उनके आप उनसे बातचीत करते हो कि भाई उनके कंट्रीज में क्या हो रहा है। जी। और दूसरा पार्ट होता है बहुत इम्पोर्टेंट कि भाई हमारा इमेज प्रोजेक्शन, हमारा कैपेबिलिटी प्रोजेक्शन, और अब जबकि भारत एक डिफेंस प्रोडक्शन पावर हाउस बनने जा रहा है, तो डिफेंस अटैचे का काम है कि हमारे जो डिफेंस इंडस्ट्री की कैपेबिलिटी है उसको कैसे प्रोजेक्ट किया जाए, जिससे कि बाकी देश हमारे देश में जो प्रोड्यूस हो रहा है डिफेंस इक्विपमेंट उसको खरीदें। तो ये एक ब्रॉड आउटलाइन होती है। और दूसरा होता है कि आप उनके स्टेट डिपार्टमेंट से, उनके डिफेंस डिपार्टमेंट से कॉन्स्टेंटली मिलते हैं, अपना इंटरेक्शन रखते हैं कि हम कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं। अब जैसे उस टाइम हमारे टाइम ये क्वेश्चन था, जब मैं था तब C-130 आ रहे थे, C-17 की डिलीवरी ले रहे थे, अपाचे की डिलीवरी ले रहे थे, चिनूक की डिलीवरी ले रहे थे, हमारी ये MQ-9 के बारे में बातचीत चल रही थी, बाकी LCA के इक्विपमेंट के G404 इंजन के बारे में बातचीत चल रही थी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी कि भाई हम कैसे अपना DTTI था, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव था, कि कैसे को डेवलपमेंट को प्रोडक्शन कर सकें। तो ये सब प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करते थे और फिर ये देखते थे कि भाई ये हम आगे कैसे बढ़ाएं इसको। जो भी हमारा प्रोक्योरमेंट था उसके साथ हम उन सब डिपार्टमेंट्स के साथ डील करते थे। अब जैसे हमको प्रेडेटर UAV अगर हमको उस टाइम चाहिए था, तो भाई उसकी प्रोसेस होती है कि स्टेट डिपार्टमेंट को अप्रूवल देना होता है, फिर डिफेंस डिपार्टमेंट को अप्रूवल देना होता है, और काफ़ी सारे उनके एजेंसीज हैं, इंडस्ट्री है। आप इंडस्ट्री में जाइए, देखिए वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से ये टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उस टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इंडिया में कहाँ यूज़फुल है, हमारे नेसेसिटीज़ को कैसे मीट करती है, जो हमारी जो गैप्स हैं, टेक्नोलॉजी गैप्स हैं, उसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं। तो अमेरिका हमें किस तरह से देखता है, आपने क्या महसूस किया अपने पूरे कार्यकाल में सर? मेरे कार्यकाल में तो US इंडिया रिलेशनशिप मैं बोला बहुत ही बढ़िया थी। मैं 3 साल था, उसमें 5 बार हमारे प्राइम मिनिस्टर आए, 3 डिफेंस मिनिस्टर की विजिट हुई, हमारे चीफ आए, सारे चीफ आए। तो आई थिंक बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप हो गई थी, पीक पे थी। और आई थिंक उसको बढ़ाने में काफ़ी योगदान रहा। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करी। जो एम्बेसडर थे उस टाइम, जो आज हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, वो हमारे पहले एम्बेसडर थे जब मैं गया था। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको, और रिलेशनशिप की वैल्यू उस टाइम से बढ़ी है। आज भले ही थोड़ा सा चैलेंज है, लेकिन मुझे लगता है ये टेम्पररी फेज़ है, ये फेज़ भी जाएगा। और अगर आप पिछले 3-4 दिनों के ही स्टेटमेंट्स को देखें, अब लग रहा है कि जो शायद रिसेट होने लगा है चीज़ें, होगा, क्योंकि फाइनली एशिया में
चाइना सोचता है एशिया एक यूनिपोलर बिल्कुल रीजन हो, हम सोचते हैं मल्टीपोलर हो। जिस तरह चाइना सोचता है विश्व मल्टीपोलर हो, हम सोचते हैं एशिया मल्टीपोलर। बिल्कुल तो वो एक जो बात है, वो कंपटीशन भारत और चाइना में रहेगा अभी सालों तक। और उसमें और जो और यूएस जो चाइना को देख रहा है, आज चाइना की जो कैपेबिलिटी बढ़ रही है, एशिया में जो एक सिर्फ देश है जो चाइना को डिटर कर सकता है, वो भारत है। बिल्कुल। तो इसलिए मेरे को लगता है कि दोनों देशों को एक दूसरे की ज़रूरत है। हमको टेक्नोलॉजी और ट्रेड की ज़रूरत है जी। और यूएस को हमारे मार्केट्स और हमारी जो जियो स्ट्रेटजिक जियोग्राफी है जो हमारी, उसकी ज़रूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने समय दिया, आप काफ़ी दूर से आए हमसे बात करने के लिए और काफ़ी बेहतरीन जानकारियाँ हमें दी। आपसे फिर से हम समय लेंगे बात करने के लिए। और आपका जो भी राय हो राफेल को लेकर के, या फिर जो भी सर से बात हुई है 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर के, तमाम चीज़ों पर आपकी जो राय हो आप ज़रूर इस पर प्रतिक्रिया दीजिएगा। हमने जो बातचीत की है वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए हमने बातचीत की है और सर ने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ शेयर की है। थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।